हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय शासन अधिनियम 1935 और प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि किस प्रकार 1919 का अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन में सुधार के प्रस्ताव किए गए, जिसके आधार पर भारत में जो भावी शासन की रूपरेखा तैयार की गई थी। किंतु 1919 के द्वारा अधिनियम के द्वारा जो सुधार किए गए उसे साइमन कमीशन ने अपर्याप्त माना और इसकी आलोचना की। नेहरू रिपोर्ट में भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आलोचना की गई तथा इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम एक श्वेत पत्र पर था, इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम की क्या मुख्य विशेषताएं रही। पहली विशेषता है इसकी अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसमें इस 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र तथा स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाली देशी रियासतें शामिल थी और इसके माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया था। दूसरी है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासन का अधिकार दिया गया, किंतु गवर्नर जनरल को इस संबंध में विशेष अधिकार दिए गए थे। तीसरी है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जिस द्वैध शासन का अंत किया गया उसी द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में कर दी गई। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा है, वैदेशिक संबंध है, धार्मिक मामले हैं, कबायली क्षेत्रों की व्यवस्था को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया ताकि वह विवेक के अनुसार समुचित व्यवस्था कर सके। इन विभागों के प्रबंध के लिए वह अधिक से अधिक 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता था। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता तथा परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। संघीय मंत्रिमंडल को उक्त सुरक्षित विभागों के अतिरिक्त अन्य संघीय विभागों की भी व्यवस्था करनी होती थी और इस मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व रहते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था। चौथा है संरक्षण व आरक्षण, यानी इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर त्रुटियां की जा सकती हैं, ऐसी सोच जो थी वो ब्रिटिश शासन की थी। इसीलिए वे अनेक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी पहले से ही समुचित व्यवस्था कर लेना चाहते थे। अतः अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र व प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने का व्यापक अधिकार दिया गया था। पांचवी है विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। इस अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की व्यवस्था की गई, जिसमें एक संघीय विधान सभा और दूसरी संघीय विधान परिषद थी। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषदों की संख्या 260 निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मत का अधिकार प्रदान किया गया। संघीय व्यवस्थापिका के संगठन के संदर्भ में एक विशेष बात यह थी कि अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया गया था। छठा है शक्तियों का विभाजन, यानी इस अधिनियम में
भारत में एक संघीय शासन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया और इस दृष्टि से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें के क्षेत्रों को स्पष्ट किया गया। इस संबंध में 3 विस्तृत सूचियों की व्यवस्था की गई: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में भारतीय महत्व के 59 विषय सम्मिलित थे, जिसमें जल, स्थल तथा वायु सेना, वैदेशिक विभाग, डाक, तार, मुद्रा, टंकण, लोक सेवाएं, संचार, बीमा, बैंक आदि प्रमुख थे। प्रांतीय सूची में प्रांतीय और स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, जिसमें शांति, न्याय व्यवस्था, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल, जन स्वास्थ्य, नहरें, कृषि, जंगल, शिक्षा, सड़क आदि प्रमुख थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिसमें दीवानी तथा फौजदारी विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने, श्रम कल्याण आदि प्रमुख थे। संघीय सूची के विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों को ही व्यवस्थापिका कानून बना सकती थी, लेकिन पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका द्वारा कानून ही मान्य होता है। 7वां पॉइंट है संघीय न्यायालय। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। 8वां पॉइंट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस संबंध में अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। 9वां पॉइंट है भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद के विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद के अंत की मांग की जा रही थी, जिसे 1935 के अधिनियम के द्वारा अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श लेना व न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर था, लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। 10वां पॉइंट है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यद्यपि यह बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भारत के हित में नहीं है, किंतु अंग्रेजों ने भारत में फूट डालने की अपनी नीति के अनुसार संघीय और प्रांतीय व्यवस्थाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को जारी रखा। वरन आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा, बरार और अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम की जो ये मूलभूत विशेषताएं हम देखते हैं, किंतु इस अधिनियम की के द्वारा यद्यपि कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन ये सुधार जो थे इस पर भी पूरी तरह दोषों से रहित नहीं थे। अनेक इसमें दोष था, क्योंकि इसमें जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही था। गवर्नर जनरल को काफ़ी व्यापक शक्तियां प्रांतों और केंद्रों में हस्तक्षेप की दी गई थी। तो इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता एक धोखा ही था और भारतीयों के द्वारा इसके प्रति असंतोष व्यक्त किया गया और प्रांतों के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग की गई। किंतु इस अधिनियम के पूरी तरह हम नकार नहीं सकते। स्वतंत्र भारत के संविधान में जब बना तो इस अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए थे, जैसे कि अनेक प्रावधान जो है वो 1919 के अधिनियम पर ही आधारित थे, जिसमें है
कि भारत में जैसे केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई और भारतीय संविधान में ऐसा ही है, और जिसमें जिन सूचियों के आधार पर शक्ति का विभाजन किया गया वह भी बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। वर्तमान संविधान में केंद्र तथा राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की जो व्यवस्था की गई है वह 1935 के अधिनियम पर ही आधारित था। और इसके अतिरिक्त जो राज्य अथवा राज्यों में संविधान के विफल होने पर जो आपातकाल घोषित करने, केंद्र का शासन अपना हाथ में लेने की जो व्यवस्था है वह भी इसी अधिनियम से ली गई। 1935 के कानून की भांति ही संवैधानिक वर्तमान संविधान जो है वो एक विस्तृत प्रलेख है और इसमें भी केंद्रीय सरकार के मुख्य अंगों के साथ साथ प्रांतीय सरकारों की भी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि 1935 के अधिनियम में कुछ कमियां थी, लेकिन इसकी जो सुधारों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यह भी एक अगला चरण था भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में।